Disclaimer: information provided in this video is for general informational and educational purposes only and is not a substitute for professional advice. Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate professionals. The use or reliance of any information contained in this video is solely... Welcome back to the problem of basic principles to be kept in mind before any construction. किसी भी कंस्ट्रक्शन में जैसे जो बिल्डिंग वर्क है या कुछ और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो उसमें हमारे लिए जो एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है, जिसमें सेफ्टी, एनवायरमेंटल इशू जो है और जो इकोनॉमिक्स है, जो बिल्डिंग का जो आउटपुट है, जो परफॉर्मेंस है, वो सारी चीजें ख्याल में रखनी पड़ती हैं। तो अकेला सेफ्टी एक इशू नहीं होता है, तो सेफ्टी के जो जितनी हम सेफ्टी इंक्रीज करते हैं तो उस हिसाब से कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। इन सभी चीजों का बैलेंस बनाने के लिए हमें एक डेफिनेट प्लान बनाना पड़ता है कि तो इन सारी चीजों का जो बैलेंस है उसको बनाने के लिए फिर हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो उसमें फिर जो सारे नॉर्म्स फिक्स किए जाते हैं कि किन किन आइटम्स को कितनी कितनी प्रायोरिटी देनी है। वो बिल्डिंग की लाइफ और वो सारी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे डिपेंड करता है। फॉर द टाइम बीइंग हम अपने पुराने जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हुए जो है कि जो फाउंडेशन, जो स्टेबल फाउंडेशन है, वो बहुत एक अहम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिल्डिंग की। इन केस ऑफ ग्राउंड शेकिंग, अगर आपको एक तरफ से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पड़ता है तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी बिल्डिंग की जो लोकेशन ही चेंज हो जाए, वो पड़ोसियों के प्लॉट में चली जाए। तो इस तरीके से किसी भी लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों तरफ से वो थ्रस्ट हो सकता है और मूवमेंट हो सकती है और अनइवन सेटलमेंट भी हो सकती है फाउंडेशन की। डिफरेंशियल सेटलमेंट इसको बोलते हैं। ये बड़ी सिचुएशन जो है बिल्डिंग के लिए अनसेफ होती है। इसमें तो क्रैक्स बहुत सीवियर डेवलप हो जाते हैं। तो ये फाउंडेशन का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए फिर अर्थक्वेक जो हमारी कोडल प्रोविजंस है उसके हिसाब से जो बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है वो सफिशिएंट डेप्थ पे हो और इनको सभी को एक दूसरे के साथ टाई करना होता है, तो फिर ये काफी हद तक सेफ हो जाती है। तो दूसरा जो है जो लोडिंग का होता है, जो लोडिंग का पाथ है वो कंटिन्यूस पाथ होना चाहिए। जैसे एक आप इस साइड में बिल्डिंग में देख रहे हैं तो ये कंटिन्यूस पाथ है, ये इसको ये सिमेट्रिकल लोडिंग है, कंटिन्यूस पाथ है। तो ये कंपैरेटिव बेटर परफॉर्म करती हैं कंपेयर टू ऐसा अगर जब हम कहीं ना कहीं कॉलम डिसकंटिन्यू कर देते हैं, जहाँ हॉरिजॉन्टल बीम्स की जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते। दूसरा होता है कि लॉस ऑफ फाउंडेशन। एक स्मॉल हाइट की बिल्डिंग है, वो जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके पड़ोस में कोई हैवी स्ट्रक्चर बना है, मल्टी स्टोरी है, ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। तो ग्राउंड शेकिंग के टाइम पे इसमें सेटलमेंट ज्यादा होगी और इसके नीचे की जो सॉइल है वो सेटल हो जाती है। तो इस तरीके से ये इसके लिए फाउंडेशन ही नहीं बचती, बेसिकली ये जगह सेटल हो जाती है। तो ये इस बिल्डिंग को पता ही नहीं होता कि कब उसके नीचे की जमीन खिसक गई। क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल जो है वो भी एक अहम प्रॉपर्टी होती है हमारे, जहाँ इस चीज पे हम ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते। जैसा भी जो मटेरियल मिलता है हम यूज करते हैं। जैसे एक जो है किसी भी मटेरियल में एडिक्वेट स्टिफनेस चाहिए होती है, स्ट्रेंथ चाहिए होती है, उसमें रेगुलरिटी चाहिए होती है, वो कंटिन्यूटी जो उसको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। रिडंडेंसी जो है वो एक ऐसा है कि एक स्ट्रक्चर एक ही स्पॉट पे ना खड़ी हो जाए। एक मेंबर, इन केस एक मेंबर फेल हो जाता है तो दूसरा मेंबर उसको सपोर्ट देने के लिए होना चाहिए और डक्टिलिटी होनी चाहिए बिल्डिंग में। तो जिस तरीके से ये एक डक्टाइल फेलियर है, इसमें काफी लॉन्गेशन होती है, इसमें थोड़ा टाइम मिल जाता है स्ट्रक्चर में से बाहर निकलने का। इसको ब्रिटल फेलियर मानते हैं, जो एक ब्रिटल जैसे कांच टूटता है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन टूट जाता है, प्लास्टिक जैसे टूटता है, वो धीरे धीरे डिफॉर्म होकर टूटता है।
जो स्टील में इस तरीके की डक्टिलिटी होनी जरूरी है। और जो डक्टिलिटी भी जो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनमें भी उस तरीके का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बीम में 4 जो बार्स डाली हुई हैं उन चारों की डक्टिलिटी डिफरेंट है, तो उसमें रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ये अच्छे मेक का जो स्टील होता है वही ये चीजें प्रोवाइड कर सकता है। जो नॉर्मल स्क्रैप को मेल्ट करके बनाया होता है उसकी रिलायबिलिटी नहीं होती है, उसमें ब्रिटल फेलियर के चांसेस होते हैं। जैसे हम एक स्टील का जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं, जब हम इसके ऊपर स्ट्रेस डालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ जो प्रोपोर्शनल लिमिट होती है इसको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहता है, जितना स्ट्रेस होता है उतना ही स्ट्रेन होता है। उसके बाद जाके ऑल ऑफ सडन फिर जो एक पॉइंट आता है जहाँ पे जो एक नेक फॉर्मेशन होती है, तो उसके बाद इसकी लिमिट प्रोपोर्शनैलिटी की खत्म हो जाती है। तो हम इसको जो है बेस मानते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को। इसका कुछ परसेंट 0.2% जो है इसका हम प्लास्टिक का डिफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो ये अलग अलग स्टील्स के अलग अलग है। अगर आपके जो स्टील है अगर उसमें सभी में उसकी एक जैसी ही प्रॉपर्टीज हैं तो वो परफॉर्म अच्छा करते हैं। आप इस एग्जांपल से अगर आप देखो तो ये एक 75 टन का एक लोड है, ये 4 जो कॉलम है इनके ऊपर है। तो अगर ये 10 mm सेटलमेंट इसमें होती है तो ये 12.5 टन मीट्रिक टन लेता है। ये भी 10 mm पे 12.5 मीट्रिक टन लेगा। और अब इन दोनों के ऊपर जो है 10 mm सेटलमेंट होती है तो 25 टन जो लोड है इनके ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें से एक ये जो बीम है ये थोड़ा स्टिफ है, इसमें थोड़ा स्टिफनेस ज्यादा है, ये 5 mm तक ही 25 मीट्रिक टन ले लेगा। और जो 7 mm पे जो है 35 मीट्रिक टन वेट ले सकता है। और ये 7 mm की डिफॉर्मेशन के बाद ये फेल हो जाएगा। अब इस कंडीशन में ये जो बिल्डिंग है जहाँ जो भी इसके ऊपर स्ट्रक्चर जो आपने खड़ा किया है इसमें ये हार्ड एक टाइप का मटेरियल है जो इस लोड को ज्यादा ले लेगा, इसके ऊपर लोड ज्यादा आएगा। तो जब तक इसमें 35 मीट्रिक टन लोड नहीं आता तब तक ये क्रश नहीं होगा और इसने दूसरे के ऊपर लोड ट्रांसफर होने नहीं देना। इनके ऊपर जो इनका रिक्वायर्ड 25 शेयर है वो नहीं जाएगा। तो कब जाएगा? जब ये फेल हो जाएगा। जब ये फेल हो जाएगा तो इस पे इतना लोड जाएगा जो इसकी कैपेसिटी से ऊपर होगा। ये इन दोनों की कैपेसिटी पे, क्योंकि ये 75 है तो ये 50 मीट्रिक टन के लिए जो 3 बीम बचेंगे तो 75 है तो इनके फेल हो जाने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से अगर एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग आपने बार उसमें डाल दी जिसकी डिफॉर्मेशन कम है, पहले तो वो दूसरों पे लोड जाने नहीं देगी। जब जाएगा तो इनके टूटने के बाद ही जाएगा तो वो उस लोड को बियर नहीं कर सकते। इसलिए जो हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं उनमें जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी का स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है कि वो यूनिफॉर्म हो। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं FE50 500 डाल दिया, 2 बार उसमें FE 415 की डाल दी, तो जो कई बार कुछ पड़ा होता है, बैलेंस होता है, चलो इतना पड़ा है इसको डाल दो, ये कोई ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। दूसरा जो होता है बॉन्ड एंकरेज जो है, हमारे एक इस चीज के ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। एक तो हमारा ये हम बीम की जो है बॉन्ड का तो ख्याल ही नहीं रखते। जैसे जो स्टील जहाँ काट दिया, अब इसकी डेवलपमेंट लेंथ कहाँ इसमें मिलेगी? ये अप्रोक्सीमेट 1 फीट के आसपास है, जबकि ये अगर 16 mm डाया बार है तो इसको अप्रोक्सीमेट 4 फीट के आसपास की डेवलपमेंट लेंथ चाहिए होती है। तो ये डेवलपमेंट लेंथ नहीं इसमें मिल रही। दूसरा ये है कि लाइन है, ये कॉलम कहीं जा रहा है, इसकी बार को बेंड करके जहां इसमें डाल दिया कंप्रेशन में तो चलो कंक्रीट ने इसका कंप्रेशन ले लेना है। इन केस अगर इसके ऊपर फ्लेक्सिबल लोड आते हैं तो ये जहां से क्रैक हो जाएगी। तो इस तरीके की जो है ये प्रॉपर जो बाइंडिंग है इसका एक प्रोविजन होता है। इसको अगर आप शार्प बेंड करते हो जिस तरीके से जहां पे किया है तो इसमें क्रोजन भी होता है, ओवर स्ट्रेसिंग होती है, जो ब्रिटल हो जाता है, टूट सकता है। जो डेवलपमेंट लेंथ इसमें अगर आप हुक डाल के प्रोवाइड करते हो तो ये इसको मैंड्रेल डाया बोलते हैं। एक रेगुलर थोड़ा शेप होती है, नॉर्मल जो डायामीटर ऑफ बार होता है
इसे 3 टाइम्स का जो डाया होता है उस पे आपने इसको बेंड करना होता है। इस तरीके से ये हमारे जहाँ तो बिल्कुल राइट एंगल पे उसको बेंड करते हैं। तो ये जो रिंग होते हैं, टाई बार जो होती है, इसको थोड़ा अंदर को बेंड करना होता है ताकि ये कंक्रीट में एम्बेडेड रहें और इन केस ऑफ ग्राउंड शेकिंग अगर कुछ ज्यादा स्ट्रेस से आते हैं तो ये अपनी जगह से हिले नहीं। अगर ये हिल जाती हैं तो जो फिर काम की नहीं रहती, फिर इसका कोई पर्पज जिसके लिए ये प्रोवाइड की होती है फिर ये बचता नहीं है, फिर ये बहुत जल्दी खुल जाती है टाई बार्स और ये कोई रेस्ट्रेंट प्रोवाइड नहीं करती। तो हमारी जो प्रैक्टिस है, हम जहाँ 2 कील काट के इसमें स्टील डाला, इसको ऐसे बेंड किया, अब ये जहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रिटल होता है, ये थोड़ा सा इसको दोबारा सीधा करो तो टूट जाएगा। तो इस तरीके से नहीं, इसको प्रॉपर तरीके से ये मैंड्रेल डाल के डाया अकॉर्डिंग टू द बार इस पे डाल के इसको प्रॉपर तरीके से बेंड करना चाहिए। अर्थक्वेक में दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है कि शॉर्ट सर्किटिंग बहुत होती है। जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो जो हमारी लूज वायर्स होती हैं, जो केबल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स से जो आती हैं, उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अनइवन सेटलमेंट से घर में भी जो फिक्सचर होते हैं उनमें भी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो इसको एक प्रॉपर जो है नेशनल बिल्डिंग कोड है इंडिया का फॉर फायर एंड सेफ्टी, इसका पार्ट 4 है। इसमें सारी डिटेल दी होती है कि आपने क्या किन किन चीजों का प्रोविजन करना है। तो फायर सेफ्टी के लिए अगर होटल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, बिजनेस, इस तरीके की जो बिल्डिंग्स हैं जिनका एरिया 500 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो ये सारी इस कैटेगरीज में आती हैं। तो एजुकेशनल बिल्डिंग जो 9 मीटर हाइट से अबव है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की जो हाइट 9 मीटर से ज्यादा है, इस तरीके असेंबली हॉल्स की बिल्डिंग है, इन सभी के लिए ये रूल्स एप्लीकेबल हैं। तो डिजाइन इसके हिसाब से होना चाहिए, सारे इसके प्रोविजन फॉलो करने चाहिए फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी। तो असेंबली हॉल जैसे होते हैं हमारे, तो एक प्रैक्टिस है कि हम देखते हैं कि इसमें कितने लोग आ सकते हैं। अगर हमने चेयर लगानी है तो हम देख लेते हैं कि कितनी चेयर इसमें लग सकती हैं। तो अगर वैसे कुछ फंक्शन ऐसा है कि जहाँ लोगों ने खड़े होना है तो वो कितने लोग उसमें खड़े हो सकते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है। तो इसका प्रॉपर जो तरीका है वो ये है कि उस बिल्डिंग में से सेफली लोग कितने बाहर आ सकते हैं। अगर इन केस कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना उस बिल्डिंग का टाइम है, जिसको हम बिल्डिंग का जो सेफ टाइम बोलते हैं, कि जिस मिनिमम 2-3 मिनट मिलते हैं, उस 2-3 मिनट में जो जितने लोग उसमें से बाहर निकल सकते हैं उतने के लिए ही उसको हम बिल्डिंग को सैंक्शन देते हैं कि ये बिल्डिंग जो है इतने लोगों के लिए सेफ है। तो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी जो है, तो वो सारा कुछ जो स्टेयर्स हैं, जो उसमें से कॉरिडोर्स वगैरह डिजाइन किए होते हैं, उनकी विड्थ होती है, लोगों के निकलने का जो प्रोविजन होता है वो उस हिसाब से होता है। आने को तो लोग उसमें 3-4 गुना लोग भी उसमें आ सकते हैं, पर वो वहां से इन केस ऑफ मिस हैपनिंग वो वहां से निकल नहीं सकते, भगदड़ मच जाती है, तो फिर वो बहुत सिचुएशन खतरनाक हो जाती है। ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए तो इसका सीधा सा नॉर्म है कि कितने लोग उसमें से सुरक्षित बाहर आ सकते हैं, वही उसकी डिजाइन कैपेसिटी है। तो जनरल जो पॉइंट्स होते हैं एक बिल्डिंग के सेफ स्पेस के लिए, तो नॉर्मली जो बेसमेंट एज स्टोरेज हम यूज करते हैं, जो पार्किंग, जो उसमें कंबस्टिबल मटेरियल रखते हैं, तो वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि बिल्डिंग जब हीट अप हो जाती है तो जो स्टील है वो अपनी स्ट्रेंथ छोड़ देती है, तो बिल्डिंग बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाती है। अगर बेसमेंट है तो बेसमेंट में नेचुरली जो कॉलम्स हैं, सारी सुपरस्ट्रक्चर का जो वेट है इन्हीं के ऊपर होता है, तो जो सिचुएशन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो जो लॉन्ग कॉरिडोर्स होते हैं विदाउट एग्जिट स्पेस, वो बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे हमने देखा है कि काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में वो बहुत लंबे लंबे कॉरिडोर्स होते हैं जहाँ में आप सीधे सीधे चलते जाते हैं, तो वो बहुत खतरनाक है कि इन केस कुछ मिस हैपनिंग होता है तो निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होता और कोई मार्किंग भी नहीं होती, कोई एग्जिट उसमें होता भी नहीं है। अगर कोई नया आदमी है तो उसको पता ही नहीं होता जाना किधर है, तो वो उसमें ट्रैप हो जाता है। दूसरा है एट द टाइम ऑफ डिजाइन, तो हम जो पैसे हैं बहुत छोटे छोटे छोड़ लेते हैं, बाद में उसमें कुछ ना कुछ चीजें रखते रहते हैं, कहीं कोई एलमिरा रख दिया, कहीं कोई रिकॉर्ड रूम में रख दिया,
उसको हम धीरे धीरे करके ऑब्स्ट्रक्ट करते जाते हैं, वो बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। तो वो जो पैसेज होते हैं वो उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ना ही तो उसमें कोई जो एक्सट्रूडेड कॉलम्स होते हैं उस तरीके की, ना ही उसमें कुछ ग्राउंड में अनइवननेस होनी चाहिए। कई बार हम उसमें थोड़ा उसको ऊंचा कर देते हैं या नीचा कर देते हैं, कुछ स्टेप होते हैं, क्योंकि जब लोग निकलते हैं भागते हैं तो उनका नीचे फर्श पे ध्यान नहीं होता। अगर नीचे कुछ अनइवन चीज है, एक आदमी गिरता है तो दूसरे उसके ऊपर गिरते हैं, तो वो बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। कुछ नैरो स्टेयर्स होती हैं, तो उसमें हमने रेलिंग भी कुछ ऐसे कंबस्टिबल मटेरियल की लगाई होती है। तो वो सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं, उनका ध्यान रखना जरूरी है। जैसे नॉर्म्स हैं कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उनमें जो स्टेयर केस है वो प्रेशराइज्ड हो, ताकि इन केस ऑफ फायर उसमें धुआं ना जाए। तो उसमें एयर प्रेशर के लिए उसमें फैंस लगे होते हैं, उसको प्रेशर मेंटेन रखने के लिए, या फिर वो स्टेयर हॉल प्रॉपर्ली वेल वेंटिलेटेड हो। और हम फॉल सीलिंग वगैरह जो करते हैं उसमें पता ही नहीं चलता, ऊपर अगर कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, तो इसके लिए वहां पे जरूरी है कि फॉल सीलिंग के ऊपर जो है स्मोक डिटेक्टर वगैरह लगे हों। कई बार हम बिल्डिंगों के आसपास जगह तो छोड़ते हैं, पर पार्किंग की शॉर्टेज की वजह से हम उसके इर्द गिर्द जो है व्हीकल पार्क कर देते हैं। तो इमरजेंसी में तो टाइम बहुत वेस्ट होता है, पहले व्हीकल साइड में करो, फिर फायर ब्रिगेड का जो व्हीकल होता है उसके लिए जगह मिलती है। तो ये प्रैक्टिस जो है इसको नहीं, इस तरीके से नहीं चलनी चाहिए। इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, को पता नहीं होता कौन सा मिस हैपनिंग कब होना है। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। सेफ्टी एक मेंटल स्टेट है, और जो एक्सीडेंट है वो एक एब्सेंस ऑफ माइंड है। तो माइंड की जो गरारियां हैं इनको चलाते रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। तो यही सेफ्टी का एक तरीका है। ऐसा नहीं कि हम लोग जानते नहीं लेकिन भूल जाते हैं, जीवन की आपाधापी में हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ हैं। तो हमारा एक फूड फॉर थॉट एक प्रयास है आपके कौशल को प्रवेश से जोड़ने का, ताकि आप इन बातों पे सोचें और आपको याद आए कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंस मांगती हैं चीजें। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।